हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 14 से 18 अक्टूबर तक का था। हम करीब 2 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, तो आशा है कि आप लोगों ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरे के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया होगा और भरपूर आनंद लिया होगा। दिवाली के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। इस बीच मार्केट्स ने काफी करवट बदली है और वॉलेटिलिटी भी जोरों पर रही है। निफ्टी ने 26,000 के लेवल को तोड़ते हुए 25,000 और फिर बाद में 24,500 के लेवल के आसपास तक चला गया था। ऊपर से अगर देखा जाए तो करीब करीब 1800 अंक की गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस बीच रिटेलर्स ने अपना खोया हुआ प्यार स्मॉल और माइक्रो कैप्स में का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। वॉलेटिलिटी के लिए भी काफी रीजंस बताए गए हैं मार्केट में, जिसमें जियो पॉलिटिक्स ने एक मेजर रोल प्ले किया है इस बार की वॉलेटिलिटी में। कभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की आशंका का बाजार पर असर पड़ा और बाजार गिर गया। कभी चाइना की इकोनॉमी में स्टिमुलस आने से हमारे बाजार को गिरावट का सामना झेलना पड़ा। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि इजराइल, जो कि अभी के लिए एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का, टेंशन का, वहां का बाजार अभी भी काफी रेजिलिएंट है और ज्यादा नहीं गिरा है। दूसरी ओर चाइना, जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है, चाइना में भी दो तरफा चाल देखने को मिली है। वहां का बाजार करीब 25% उछलने के बाद एक साथ में 10% गिर भी गया है, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई बहुत ताबड़तोड़ कोई तेजी का माहौल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अमेरिका अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, यानी नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 हो गया, ये सभी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। वहां का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो भी करीब करीब 3 सालों के अपने हाई पर चल रहा है। जहां अगले महीने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, इतनी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, वो भी मार्केट्स इतने ऊपर है, तो हमारे मार्केट्स में क्यों सांप सूंघ गया है और हमारे मार्केट्स क्यों गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। इसका जवाब एक ही हो सकता है कि हमारे मार्केट्स में वैल्यूएशंस काफी रिच हो गए थे। मार्केट्स कंटिन्यूअसली वन वे रैली कर रहे थे, जिसके बारे में मार्केट्स के सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी वर्गों ने बातचीत की है, जिसकी वजह से सबको एक ही जहन में था कि मार्केट्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है, एक करेक्शन आना जरूरी है, और ये उसी कड़ी का एक हिस्सा लग रहा है। मार्केट्स में अभी के लिए कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि मार्केट्स यहां से कोई एकदम से जोर से क्रैक कर जाएंगे या कोई धाराशायी हो जाएंगे। मार्केट्स अपने नीचे के लेवल्स में भी अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है। जो शुक्रवार की एक जो पुल बैक आई है, उससे ये प्रतीत होता है कि मार्केट्स में नीचे की तरफ में अच्छी बाइंग इमर्ज हो सकती है। वैसे अमेरिका में ब्याज दर घटने से वहां का पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, ये जनरल धारणा है। ऐसे में वहां का पैसा, अभी जो मेजॉरिटी पैसा है, वो अभी के लिए चाइना गया है, जहां पिछले कुछ वर्षों की में वहां का जो इंडेक्स है वो करीब 50% तक गिर गया था, जहां पे वैल्यूएशंस काफी सस्ते होने की वजह से ये जो फॉरेन का जो पैसा है वो उस तरफ में अभी के लिए रुख कर रखा है। भारतीय बाजारों में बिकवाली करने के लिए जिम्मेदार रहे FIIs, जिन्होंने कोविड के समय में जितनी बिकवाली की थी उससे ज्यादा बिकवाली उन्होंने इस बार इस महीने अक्टूबर महीने में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ही महीने में उन्होंने इतनी बड़ी बिकवाली कर दी है। कोविड के समय उन्होंने जो बिकवाली की थी उसकी वजह से मार्केट्स, निफ्टी उस समय 12,500 से क्रैश होते होते 7,500 पर जाकर रुका था। तो क्या इस बार भी स्थिति इतनी गंभीर है या इस तरीके का कोई क्रैश होने की आशंका है? इसका जवाब हमारे रिटेल निवेशकों ने ऑलरेडी दे दिया है। FIIs की इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद निफ्टी ने करीब 5 से 6% या मैक्सिमम 6.5% तक का करेक्शन दिया है अभी तक।
लेकिन जिन स्टॉक्स में बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं उनमें एक बड़ी रैली भी देखने को मिल रही है। एंजल वन जिसके नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर आए थे, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की लीडिंग कंपनीज में से एक है। इसके रिजल्ट आने के बाद सभी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं शुगर कंपनीज में भी एक तरह की अच्छी रैली देखने को मिली थी इसी महीने में। वैसे ही फर्टिलाइजर सेक्टर में भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली थी। तो हमारा कहना है कि गिरते बाजार में भी ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट के लिए रेजिलियंस दिखाती है और ऊपर जाती रहती हैं। अब ये मार्केट रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट बन गया है, जहां पर अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स आने पर उन्हें बहुत बोनस दिया जाता है। वैसे ही अगर कंपनी का कोई भी विपरीत रिजल्ट है, एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध रिजल्ट आ रहा है, तो उन स्टॉक्स की अच्छी जबरदस्त पिटाई भी हो रही है। मसलन एक एग्जाम्पल के तौर पर बजाज ऑटो ने नतीजे तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही दिए थे, लेकिन उनकी जो फ्यूचर गाइडेंस थी वो काफी खराब थी। वैसे भी ऑटो सेक्टर अभी स्लो डाउन से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी पिटाई देखने को मिली। एक ही दिन में ये 13% तक लुढ़क गया, इतना बड़ा शेयर, जो कि इस कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। यदि रिजल्ट ठीक नहीं है तो उसको मार्केट नहीं बख्श रहा है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जब तक उन्होंने बोनस शेयर के कट ऑफ की डेट डिक्लेयर नहीं की थी, तब तक वो शेयर धीरे धीरे रिस रहा था, उसमें से कतरा कतरा खून बह रहा था। और इस एक महीने में करीब 8 से 9% तक ये इतना बड़ा स्टॉक, इतना भारी भरकम स्टॉक लुढ़क गया था, जिसकी वजह से भी निफ्टी पर एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी 2 दिन पहले 18 अक्टूबर की कट ऑफ डेट डिक्लेयर की है, जिसके बाद से ये स्टॉक का नीचे लुढ़कना एक बार के लिए अभी लग रहा है कि रुक गया है। ये स्टॉक 2700 सवा 2700 के लेवल पर एक स्टेबिलिटी अब दिखाने लग गया है। इस हफ्ते हमारे मार्केट्स में सबसे बड़ा हुंडई का आईपीओ आया था, जो बंद हो गया है। इस आईपीओ को रिटेलर की तरफ से ठंडा रिस्पांस मिला, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस काफी रिच नजर आ रहे थे, क्योंकि ये आईपीओ करीब 1200-1300 की रेंज में आने वाला था, जिसके बदले इन्होंने 1960 रुपए के रेंज में लाकर इसमें रिटेलर्स के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से रिटेल पोर्शन जो है वो खाली 0.5 टाइम्स यानी आधा ही भरा था। इस आईपीओ को पार कराने के लिए क्यूआईबी ने काफी मशक्कत की है, जो करीब करीब 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिसकी वजह से ये आईपीओ ओवरऑल 2.4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसकी लिस्टिंग अगले सप्ताह में देखी जा सकती है। अब चलिए यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें कर लेते हैं, जो काफी अहम कड़ी है इस बार के लिए। एफआईआईज ने इस महीने में करीब 80,217 करोड़ की सेलिंग की है। 80,217 करोड़, मतलब ये पहले ये हुआ करता था कि एक साल में 80,000 करोड़ की सेलिंग होती थी। बाद में ये हुआ कि कुछ महीनों में अपना ये सेलिंग का फिगर होता था। अब ये एक महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये 80,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। एफआईआईज ने इस हफ्ते में ही करीब 22,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट टू नेट अगर देखा जाए तो 80,000 करोड़ की सेलिंग, और अभी भी इस सीरीज में 10 दिन बचे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब की ताबड़तोड़ सेलिंग एफआईआईज कर रहे हैं। मार्केट में यही रूमर है कि ये जो सेलिंग हो रही है, ये सारा पैसा चाइना की ओर जा रहा है। लेकिन चाइना की ओर जा रहा भी है तो भी चाइना में भी फॉल आ रहा है, और लंगड़े घोड़े पर कोई पैसा लगाए या जो स्टैलियन घोड़ा है उस पर पैसा लगाए, उसमें फर्क होगा। तो ये एक टेम्परेरी फिनोमिना और फेज हो सकता है, जहां पर चाइना में पैसा जा रहा है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी को अभी के लिए कोई कमजोरी नहीं है, कहीं कोई डेंट नहीं है। ये निरंतर चलने वाली स्टोरी अभी दिख रही है। चलिए अब दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें गोल्ड, जो कि अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। गोल्ड का भाव शुक्रवार के सेशन में 77,575 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस महीने में इस कमोडिटी में ऑलरेडी
करीब 2600 रुपए की का उछाल देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड का भाव 2695 $2700 के आसपास चल रहा है। ये कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। कच्चा तेल अभी $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल ही के दिनों में इस कमोडिटी में एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। बीच में ये कच्चा तेल करीब करीब $80 के आसपास तक भी चला गया था 2 हफ्ते पहले। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन शुक्रवार के क्लोजिंग के समय $68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस कमोडिटी में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये स्पाइक ट्रंप के जीतने की वजह से ही देखने को मिल रही है। ट्रंप ने हमेशा से एनएफटीज में को प्रमोट किया है और यदि ट्रंप की कोई जीत का कहीं भी आसार नजर आएगा तो आप इस कमोडिटी में एक उछाल शायद देख सकते हैं। रुपया भी डॉलर के आसपास डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 84 रुपया 6 पैसे के भाव पर ट्रेड कर रहा था। इसी सप्ताह में ये 84 रुपया पार कर गया है। ये कुछ 3-4 महीनों के बाद 84 रुपया पार किया है। रुपये का ऑल टाइम हाई 85.19 85 रुपया 19 पैसे का लगा था, जो जून 2024 में ही देखने को मिला था। अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 110 अंक गवाकर 24,854 पर यानी 24,854 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 52,094 यानी 52,094 पर 921 अंक बढ़कर बंद किया है। सेंसेक्स 81,224 पर यानी 81,224 पर 156 अंक गवाकर बंद दिया है इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस करीब 1.25% से 1.25% तक की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं। वहीं घटने वाले इंडेक्स में निफ्टी ऑटो एक डिजास्टर रहा, जिसमें करीब करीब 5% 4.88% की सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है। बाकी सारे इंडेक्स 1 से 2% तक के नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, इसने एक जबरदस्त बढ़त दिखाई है। 27% बढ़ गया है इस एक सप्ताह में। इसके बाद एंजल वन का नंबर है एबी रियल एस्टेट, जिसका पुराना नाम सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी था, स्टर्लिंग एंड विल्स और करूर वैश्य बैंक और मैस्टेक, आदित्य एएमसी, 5 स्टार बिजनेस, टीटागर रेल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, ये सभी के सभी शेयर्स 9 से 15% तक के बढ़त के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है मन्नपुरम फाइनेंस, जो करीब करीब 17.5% तक लुढ़क गया है इस एक सप्ताह में। इसके अलावा है इंद्रप्रस्थ गैस, बजाज ऑटो, महानगर गैस, एमजीएल यानी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, वैलर एस्टेट, केईआई इंडस्ट्रीज और जेपी पावर वेंचर, ये सभी के सभी शेयर्स 10 से 14% तक के नुकसान के साथ बंद हुए हैं इस एक सप्ताह में। अब यहां पर हम कुछ अगले हफ्ते की भी बात कर लेते हैं, जो 21 से 25 अक्टूबर तक का है। आने वाला हफ्ता दिवाली के पहले का आखिरी हफ्ता है। इसके बाद वाले हफ्ते में दिवाली आ जाएगी। दिवाली 1 नवंबर की है। दिवाली के पहले कुछ डिस्काउंट सेल देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से करीब 25 से 45% तक टूट गए हैं। सोमवार को मार्केट खुलने के साथ एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक और कोटक बैंक, जिनके रिजल्ट शनिवार को आने वाले हैं, इस पर सबसे पहले रिएक्ट करेंगे। एफआईआईज ने कोरोना के समय में 64,000 करोड़ की सेलिंग की थी। इस महीने ऑलरेडी 80,000 करोड़ की सेलिंग करने के बाद, इसके बाद भी वो निरंतर बेच रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को बाजार ने एक बड़ा कमबैक दिया एफआईआईज की सेलिंग को नकारते हुए, और हमारे डीआईआईज ने एक जो बाइंग का स्प्री चालू किया है, वहां से एक जो कमबैक करने को मिला वो काफी शानदार रहा शुक्रवार के सेशन में, जिससे कि अगले हफ्ते के लिए बाजार को कुछ बेहतर मूड के साथ ओपन होने के लिए
मजबूर होना पड़ सकता है। निफ्टी ने शुक्रवार के सेशन में, ओपनिंग सेशन में ही एक गोता लगा दिया था और निफ्टी का लो बन गया 24,567 यानी 24,567। ये लो लगाने के बाद मार्केट ने पहले 15 मिनट में ये लो लग गया था, जिसके बाद 9:30 के बाद जो रिकवरी चालू हुई उससे लगता है कि मार्केट ने एक बार के लिए एक अच्छी लेवल से बाइंग शुरू हो गई है और ये बाइंग अच्छे बड़े फंड्स की तरफ से आई लग रही है। तो हो सकता है कि इस लेवल के आसपास बाइंग एमर्ज हो रही है, तो इस लेवल को अगली बार इस लेवल को तोड़ने के लिए बाजार को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। निफ्टी ने दिन का हाई लगा दिया 24,886। निफ्टी ने शुक्रवार के क्लोजिंग में करीब 104 अंक, बैंक निफ्टी ने 805 अंक और सेंसेक्स ने भी 218 अंकों की बढ़त के साथ बंद दिया है शुक्रवार को। अगर नीचे से रिकवरी को देखा जाए तो निफ्टी में 286 अंक और बैंक निफ्टी में तो 1093 यानी 1093 पॉइंट्स की बड़ी रिकवरी देखने को मिली है शुक्रवार को। इस पूरे एपिसोड में बैंक निफ्टी मार्केट को आउटशाइन करते हुए नजर आया है, जहां ये पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी में एक गर्माहट सी देखी गई थी, जहां निफ्टी और बाकी सारे इंडेक्स अपने लेवल्स को बचाने के लिए काफी कोशिश करते नजर आए, काफी मशक्कत करते नजर आए। वहीं बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इस रिकवरी में सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन रहा शुक्रवार को वो था एक्सिस बैंक, जिसके रिजल्ट्स मार्केट को पसंद आए और उसके बाद ये करीब 5.6% तक उछल गया है इसी एक सेशन में रिजल्ट्स के बाद में। विप्रो में भी 1:1 का बोनस का रेशियो और बेहतर रिजल्ट्स होने की वजह से ये भी करीब 4.5% तक बढ़ गया था। शुक्रवार को एक एक्सीडेंट केस देखने मिला मन्नपुरम फाइनेंस में, जहां पे आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज पर लोन बांटने पर रोक लगा दी है। इसमें से एक मन्नपुरम की सब्सिडरी भी है। स्टॉक धड़ाम से करीब 13.5% गिरकर बंद हुआ है। आईजीएल और एमजीएल भी 10% से ज्यादा गिर गए, टूट गए, क्योंकि इस बार का गैस एलोकेशन इन्हें कम दिया गया है, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। मासगांव डॉक की 22 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड देने पर विचार हो सकता है, जिसके बाद ये स्टॉक में करीब 7% का उछाल देखने को मिला है। जोमेटो में भी 5% का डेंट लग गया है। कंपनी एक क्यूआईपी ला रही है, जिसके जरिए फंड जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट को यह बात समझ में नहीं आ रही है और पसंद नहीं आई, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपया कैश रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो फिर उन्हें वापस से और एक क्यूआईपी लाने की क्यों जरूरत है। इसी वजह से इस स्टॉक को एक पनिशमेंट दी गई है। अब आगे क्या होगा? इस पिछले हफ्ता तो मार्केट्स में एक हड़कंप सा मचा हुआ था। ब्रेकडाउन आया करते करते काफी सारे टीवी एंकर्स और एनालिस्ट्स ने लोगों को डराया है, लेकिन मार्केट्स ने एक तगड़ी रिकवरी दे दी है। तो क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट्स टूटे नहीं हैं। निफ्टी ने इस हफ्ता में सिर्फ 110 अंक नीचे गिरकर बंद दिया है, जो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं कही जा सकती है। शुक्रवार को एक शुरुआत में एक सेल ऑफ देखने मिला था स्मॉल और माइक्रो कैप्स में, जिसकी वजह से शुरुआती सत्र में एक हड़कंप सा देखने को मिला था, लेकिन वो भी बाद में रिकवरी मोड पर आ गए थे। निफ्टी पर 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, तो ये पुल बैक का हो सकता है ये पहला संकेत हो। निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट दिया है, जो कि अभी के लिए 24,556 यानी 24,556 पर 20 डे मूविंग एवरेज थी। हम उसके करीब तो गए थे, लेकिन हम वहां से रिबाउंड कर गए हैं और उसके ऊपर ही बंद दिए हैं, तो हम उसके नीचे अभी तक नहीं गए हैं। निफ्टी ने 24,750 के नीचे की क्लोजिंग सितंबर महीने से अभी तक नहीं दी है। बीच में हम जाते जरूर हैं आसपास, लेकिन हफ्ते की क्लोजिंग इसी के ऊपर आ रही है।
ऑप्शंस में भी 24,700 24,800 के राइटर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। इस बात से हम ये संकेत ले सकते हैं कि ये पुलबैक अभी के लिए थोड़ा कुछ टिकाऊ हो सकता है। अभी के लिए 25,020 से 25,070 के लेवल्स जो है वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। 25,000 का लेवल भी एक साइकोलॉजिकली बड़ा लेवल है जिसको पार कराने के लिए मार्केट्स को अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगले हफ्ते में आरबीआई की पिछली मीटिंग के मिनट्स भी जारी होने वाले, जिस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। अगले हफ्ते में अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, एसबीआई लाइफ, आईटीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे दिग्गज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, जिनका इंपैक्ट मार्केट पर आपको सबको देखने को मिलेगा। ये फेज मार्केट के लिए काफी मुश्किल भरा वाला था, जो जिसे जिसे पार करने में सभी को दिक्कत हुई है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अपने चरम पर थी। अब हो सकता है कि ये पुलबैक कुछ सस्टेन कर जाए और दिवाली आते आते हमें एक सस्टेन ट्रेंड शायद देखने को मिल सकता है। इसी भरोसे पर हम अगले हफ्ते में अब कदम रखने जा रहे हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 18 तारीख को बाजार बंद होने के बाद, 18 अक्टूबर 2024 बाजार बंद होने के बाद नेक्स्ट वीक में क्या चीज उभर के आ रहा है टेक्निकली, 21/10 से लेके 25/10 तक जो हफ्ता चलेगा उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे टेक्निकली। मेरा बाईं तरफ से है निफ्टी वीकली, उसके बाद निफ्टी स्पॉट डेली, उसके बाद बैंक निफ्टी वीकली स्पॉट एंड डेली बैंक निफ्टी स्पॉट। तो हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी वीकली जिस हिसाब से निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी बंद हुआ, दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है वो क्लियरली विजिबल है। दैट मीन्स यहां पर 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे बंद होना और लगातार बंद होना, ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है। फिर भी जिस हिसाब से लास्ट वीक में निफ्टी सिंगल डे में रिकवरी हुआ था नीचे से, वो काफी इंटरेस्टिंग है। हिसाब से देखा जाए तीनों हफ्ता वीकली क्लोजिंग नीचे की तरफ 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे और लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं बताते हैं। तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है या रिकवरी कंटिन्यू करना है तो पहला जो पड़ाव है वो है 25,200। 25,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा वीकली बेसिस में, निफ्टी का जो पुल बैक है वो बार बार फिजल आउट हो सकता है। तो पहला लक्ष्य जो रहेगा वीकली में 25,200 के ऊपर क्लोजिंग, और नेक्स्ट जो लक्ष्य रहेगा जो नीचे की तरफ जो लो फॉर्मेशन हुआ है उसको तोड़ के निफ्टी फिर से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको देखना पड़ेगा। दैट मीन्स अ ब्रॉडर व्यू, जब तक 25,200 के ऊपर चले तब बाजार पॉजिटिविटी दिखा सकता है, और नीचे में खास करके 24,567 जो लो बनाया है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब डेली के देखा जाए निफ्टी के अंदर ये एक पॉजिटिव चीज उभर के आया है, जो कि एक स्लाइटली पॉजिटिव, जो कि है आरएसआई का एक डाइवर्जेंस हिसाब से देखा गया है। अब ये डाइवर्जेंस का मतलब जो छोटा सा पॉजिटिविटी हुआ है वो कंटिन्यूएशन होना पड़ेगा ट्रेंड के हिसाब से। दैट मीन्स 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। उसके लिए निफ्टी को पहला जो लक्ष्य रहेगा 25,050, 25050, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि लगातार नीचे की तरफ क्लोजिंग है और लोअर लो फॉर्मेशन करके निफ्टी नीचे की तरफ गया है। दैट मीन्स आरएसआई जो दिखा रहा है प्राइस बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस तो हुआ है। अब रिकवरी होगा कि नहीं होगा वो तो सोमवार ऑनवर्ड जो ट्रेड चालू होगा तब हम लोग को बाजार के अंदर ख्याल करना पड़ेगा। और ऊपरी हिस्से में खास करके 25,200 का लेवल खास करके गौर करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज्यादा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग दिया है और 13 डीएमए के ऊपर भी पहला क्लोजिंग आया है। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बाकी पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेंट है, अब देखना ये पड़ेगा पूरा दारोमदार जो है अभी इंडेक्स के अंदर वो बैंक निफ्टी के ऊपर ही है। क्या बैंक निफ्टी को खींच सकता है, उसके लिए एचडीएफसी और कोटक बैंक का रिजल्ट जो शनिवार को है, उसके बाद सोमवार मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे रिएक्ट करता है वो रिजल्ट को वही देखना पड़ेगा। बट क्यू इज पॉजिटिव। अब ये क्यू किस हद तक ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम होगा वो टाइम ही बताएगा। तो दैट मीन सोमवार ऑनवर्ड खास करके बैंक निफ्टी के ऊपर
नजर देना चाहिए। तो ये था हमारा तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का छोटा सा विश्लेषण। ये एक विश्लेषण है, यहाँ पर कोई ट्रेड लेने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग काइंडली आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी आप लोग काइंडली कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स की जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे वो है एसडब्ल्यू सोलर, अजमेरा रियलिटी एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्री। ये एक टेक्निकल विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एसडब्ल्यू सोलर जिस हिसाब से ऊपरी हिस्से से पॉज लेके नीचे की तरफ करेक्टिव फेज हुआ है, उसके बाद लास्ट 2 वीक में एक रिवर्सल तो हुआ है, और जो रिवर्सल हुआ है वो एक काफी सपोर्ट एरिया जो हम लोग मानते हैं उसके हिसाब से ही हुआ है। क्योंकि अगर प्रीवियस देखा जाए, जो प्रीवियस यहां से बार बार कोशिश किया था, वो एरिया में ही फिर से सपोर्ट लेने का कोशिश किया और ऊपर की तरफ जाने में सक्षम हुआ है। बट ट्रेंड चेंज हुआ ये बोलना अभी मुश्किल है। दैट्स वाई ये काफी इंटरेस्टिंग जगह में है, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक में यही सिचुएशन रहा या नेगेटिव सिचुएशन रहा तो 1326 का जो क्रॉस डाउन है वो हो सकता है। अभी तक क्रॉस डाउन नहीं हुआ, एकदम किसिंग पॉइंट में आके रुका हुआ है। तो दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये स्टॉक के ऊपर नजर रखूंगा, और नजर 3 हफ्ता मिनिमम और मैक्सिमम 3 महीना के लिए ये स्टॉक के ऊपर मेरा नजर रहेगा। बाकी जितना भी इंडिकेटर्स है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, तो पुल बैक के लिए जो इंडिकेटर पहला इंडिकेट करते हैं उन लोग का सिचुएशन देख के यही समझ में आ रहा है कि पुल बैक के लिए रेडी तो है, प्राइस एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स वाई ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बना के रहा है एसडब्ल्यू सोलर। नेक्स्ट स्टॉक ये है अजमेरा रियलिटी। ये पूरा बाजार का अगेंस्ट में चला है। जिस हिसाब से बार कैंडल अपीयर हुआ है, ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग वीकली के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो पड़ाव है, वो जो प्रीवियस टॉप है 887, दैट मींस 890 राउंड नंबर, क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पाएगा क्लोजिंग विद वॉल्यूम के साथ, वो देखने के लिए ये स्टॉक के ऊपर मेरा नजर रहेगा। अदर्स इंडिकेटर लाइक एमएसीडी, स्टोकैस्टिक्स एंड आरएसआई सब कुछ ही एक पॉजिटिव साउंड तो कर रहा है वीकली के हिसाब से। अब किस हद तक ये कंटिन्यूएशन होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम और प्राइस के अंदर मोमेंटम मिला है, ये स्टॉक मेरा नजर में नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स मैं जरूर इसके ऊपर रेडार रखूंगा, नजर में रखूंगा। फाइनल स्टॉक फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये भी लास्ट 2 हफ्ते से जहां बाजार करेक्टिव फेज में था, दोनों हफ्ते में ही काफी हद तक शानदार परफॉर्मेंस दिया है, और वही 1326 का जो वैल्यूएशन जोन है उससे थोड़ा सा फिजल आउट होके फिर से पुल बैक किया है, जो कि देखा गया कि इस स्टॉक का एक नेचर भी है। तो किस हद तक ये कंटिन्यूएशन करेगा, क्योंकि सामने में ये काफी सारा जोन है जो कि वीकली के हिसाब से देखा जाए ये एक सप्लाई जोन है। दैट मीन्स 334 से लेके 335 एक सप्लाई जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग इस स्टॉक के अंदर थोड़ा मोमेंटम चेंज हो सकता है। वीकली एमएसीडी, आरएसआई एंड स्टोकैस्टिक्स तीनों ही चीज सपोर्ट तो कर रहा है प्राइस एक्शन के साथ, और साथ में वॉल्यूम भी कंफर्मेशन दे रहा है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है मेरा
रेडार लिस्ट में मैं इसलिए रखा हूं। एक है अजमेरा रियलिटी, दूसरा है एसडब्ल्यू सोलर, और फाइनली फिनोलेक्स इंडस्ट्री। ये था मेरे तरफ से एक टेक्निकल छोटा सा विश्लेषण। बाकी बहुत कुछ विश्लेषण करना पड़ेगा, चाहे आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लीजिए ये तीनों स्टॉक के ऊपर। बट फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक टेक्निकल विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताइए दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।